मोहब्बत के असर दिल के अजब बीमारी, हाँ मोहब्बत के नशा दिल के अजब बीमारी, हाँ। जैन कैडेट, एक बार फिर अपनी इस नई क्लास के साथ मैं सोनू यादव आप सबके बीच हाजिर हूँ। कैडेट, आज की क्लासेस में आप और आज से जितने भी एनो सर का सब्जेक्ट है उसके बारे में हम विधिवत पढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा इसका प्रारूप होता है आदि के बारे में हम जानेंगे। तो आज से हम अपनी इस एनो सर के सब्जेक्ट में ये चालू करने वाले हैं राष्ट्रीय एकीकरण। क्या? राष्ट्रीय एकीकरण। ये एग्जाम में ए सर्टिफिकेट में 30 अंक का और बी सर्टिफिकेट में 35 अंक का और सी सर्टिफिकेट में 25 अंक का इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा विलंब ना करते हुए अपनी इस क्लासेस को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला है इसमें प्रश्न के तौर पे कि राष्ट्रीय एकीकरण। अच्छा, तो इसमें राष्ट्रीय एकीकरण में हमने लिखा यहाँ पे कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? ठीक है, आप मतलब जैसे प्रश्न इसमें उठेगा कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, आखिर राष्ट्रीय एकीकरण होता क्या है, ये कैसा क्या होता है, इसका प्रारूप क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, तो आदि के बारे में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका पोस्टमार्टम फिर से करूंगा। तो हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। ठीक है, क्या है? पहला, राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, आप मेरी लेखनी पर ना जाइएगा, मैं कंटेंट क्या दे रहा हूं बस उसको देखिए। ठीक है, और राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, तो पहले एक बार आप मैं बोल रहा हूं उसको समझ ले। ठीक है, विभिन्न विचार, भाषा, क्षेत्र और धर्म के बावजूद एकजुट होकर आपसी भाईचारा बनाकर रहना ही क्या होता है? राष्ट्रीय एकीकरण होता है। मतलब क्या? एकीकरण होता है। ठीक है, एकीकरण होता है। लेकिन ये इसमें ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, तो ये देखिए, किसी राष्ट्र में विभिन्न भाषा, क्षेत्र, धर्म और जाति के होने के बावजूद एकजुट होकर रहना क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। ठीक है, तो कैडेट हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको अच्छे तरीके से परिभाषा के तौर पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, किसी राष्ट्र में विभिन्न भाषा, विचार, जाति होने के बावजूद भी आपसी भाईचारा बनाकर रहना ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय एकता क्या होता है। राष्ट्रीय एकीकरण और एकता दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए कि किसी राष्ट्र में विभिन्न भाषा, विचार, जाति होने के बावजूद भी आपसी भाईचारा बनाकर रहना ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, विभिन्न भाषा, धर्म, विचार, जाति होने के बावजूद भी आपसी भाईचारा बनाकर रहना है क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किसी राष्ट्र में विभिन्न भाषा, विचार, धर्म, जाति होने के बावजूद आपसी भाईचारा बनाकर रहना है क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अब मैं दूसरा अपना टॉपिक लिखता हूं, इसका आधार। राष्ट्रीय एकीकरण का इसका आधार मतलब क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि राष्ट्रीय एकीकरण का आधार, राष्ट्रीय एकीकरण का आधार क्या है? मतलब कोई चीज बनती है, तो जैसे मान लीजिए कोई मकान है तो उसका कुछ नींव बनता होगा ना, तो सेम उसी तरह से इसका आधार क्या है, ये कैसे बनता है, इसका प्रारूप क्या होता है, ये किस तरह से धरातल पे प्रस्फुटित होता है और समाज में मतलब इसका प्रस्फुटन होता है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। राष्ट्रीय एकता का आधार क्या होता है? ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट होता है आपका
भौगोलिक एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भौगोलिक भौगोलिक एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भौगोलिक एकता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद धार्मिक एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धार्मिक एकता होनी चाहिए। मतलब उस राष्ट्र में भौगोलिक एकता होनी चाहिए, धार्मिक एकता होनी चाहिए। उसके बाद भाषाई एकता होनी चाहिए। भाषाई एकता होनी चाहिए। ठीक है। क्या होनी चाहिए उसमें? भाषाई एकता होनी चाहिए। उसके बाद जातीय एकता होनी चाहिए। जातीय एकता होनी चाहिए। यहां पे आप सोचेंगे कि भाषाई एकता क्या होती है, तो भाषाई एकता का मतलब ये होता है कि भले हमारा संप्रदाय के मुताबिक हमारा भाषा या हमारा रहन सहन अलग है, लेकिन जो हमारी देश की एक राष्ट्रभाषा हिंदी है वो हमको आनी चाहिए, जिससे कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम किसी भी आमजन से अच्छे तरीके से बात कर सके। ठीक है। ये नहीं कि हम इंग्लैंड वाले हैं तो हमको मतलब केवल इंग्लिश है, आपको थोड़ा सा मतलब हिंदी भी मतलब वहाँ की जो अलग है, लेकिन हमारे जो भारत का ये आंसर है कि हम अगर हम हिंदी जाते हैं तो हम कहीं भी जाए तो हम अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? भाषाई एकता। उसके बाद ई का आएगी आपकी मानसिक एकता। मतलब देश के बारे में हमेशा अच्छी सोच रखे, देश का कैसे विकास होगा इसके बारे में आप अच्छे तरीके से सोचें। ठीक है। उसके बाद एफ राजनैतिक एकता। राजनैतिक या राजनीतिक। ठीक है। राजनीतिक एकता। ओके। आपको समझ में आ गया होगी कि राजनैतिक या राजनीतिक एकता मतलब देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने देश का एक हित करके सोचे कि मतलब हमारे देश की भलाई कैसे होगी, हमारे देश में कैसे अच्छे तरीके से औद्योगिक विकास होगा, क्या होगा। मतलब आपस में मतलब फूट नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना है कि हमारे देश का कैसे विकास हो। ठीक है। तो हमको इसके बारे में ज्यादा उतना नहीं करना। बस वहां पे क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रीय एकीकरण का आधार क्या है। ठीक है। उसमें आप ये सब लिख देंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण का आधार मुख्य है, पहला भौगोलिक एकता, दूसरा धार्मिक एकता, तीसरा भाषाई एकता, पांचवा जातीय एकता, ई मानसिक एकता। ठीक है। एफ राजनीतिक या राजनैतिक एकता। ओके। अब यहां पे हम देखेंगे एफ जी आर्थिक एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आर्थिक एकता। ठीक है। आर्थिक एकता। ओके। इस तरह से आपके क्या हो जाता है? राष्ट्रीय एकता का आधार मतलब उसका प्रस्फुटन होता है, मात्र राष्ट्रीय एकता इसी नींव पे खड़ी होती है। मतलब राष्ट्रीय एकता का जो मकान होता है यही सब उसमें क्या करती है? नींव का काम करती है। किस चीज का काम करती है? नींव का काम करते हैं। ठीक है। और इसी पे जो राष्ट्रीय एकता का मकान होता है इसी पे क्या होता है? खड़ा होता है। इन्हीं सब पे। ठीक है। इन्हीं सब पे क्या होता है? राष्ट्रीय एकीकरण का मकान खड़ा होता है। ओके। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ गए, मुझे आशा है। अब मैं इसको इरेज करूंगा और फिर अपना अगले टॉपिक को लूंगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आपको अगर कहीं भी समझ में अक्षर से नहीं आया होगा आप पुनः मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं इसको पुनः एक बार बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाली बाधा। राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाली बाधा या बाधाएं क्या होती है। ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाली बधाई मतलब जैसे भी कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें क्या कुछ ना कुछ बधाई होती है। ठीक है। जैसे मान ले कोई मासू क्या मासका मतलब आपस में रति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो उनके भी कुछ बधाई आती है। यार सोचते हैं कि कभी उसको मतलब मैं प्रपोज करूं या कुछ भी करूं तो वहां पे कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है। तो ये क्या होती है? बाधा होती है। तो मतलब हर कार्य में कुछ ना कुछ बाधा जरूर आती है। तो उन्हीं बाधाओं के देखते हुए इसमें भी है कि राष्ट्रीय एकीकरण में क्या बाधा आती है तो उसके हम देखेंगे। ठीक है। तो पहला इसमें राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा क्या आती है? पहला होता है आपका जातिवाद। क्या होता है? जातिवाद। दूसरा धर्मवाद। तीसरा क्षेत्रवाद। चौथा
अशिक्षा, क्या होगा? अशिक्षा। पांचवा रूढ़िवाद, रूढ़िवाद। छठवा उग्रवाद, उग्रवाद। सातवां आपका हो जाएगा सामाजिक असंतुलन। क्या हो जाएगा? सामाजिक असंतुलन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये सब मतलब किसी भी राष्ट्र एकीकरण में ये निम्न प्रकार की बाधाएं आती है। ठीक है, तो इसमें आप समझे कि जातिवाद क्या होता है, मतलब इसके बारे में आप ज्यादा जानेंगे तो उससे बेहतर ही होगा कि आप उस समय आपको याद है कि हाँ यार ये होता है जातिगत में, मतलब ऐसा होता है, तो इसलिए राष्ट्र एकीकरण अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जातिवाद क्या होता है कि मतलब देश में लोग आपस में वैमनस्य करते हैं या आपस में फूट करते हैं कि हम ही जाति के, हम ही जाति के। इससे क्या होती है, हमारे राष्ट्र की एकता मतलब क्या होती है, अछूड़, मतलब इससे प्रभावित होती है। ठीक है, इस तरह से ये जब ऑप्शन ये जितने भी है ये सब आप राष्ट्रीय एकीकरण में आने वाली ये बाधाएं मतलब उसके उदाहरण है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि राष्ट्र एकीकरण में आने वाली बाधाएं क्या है, तो वहां पर आप लिखेंगे कि राष्ट्र एकीकरण में आने वाली बाधाएं मुख्य निम्न प्रकार है। मुख्य निम्न का प्रकार का मतलब नहीं है, मुख्य ये है, निम्न माने नीचे है, प्रकार मतलब उसके मतलब यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है, तो जातिवाद हो जाएगा, धर्मवाद हो जाएगा, क्षेत्रवाद हो जाएगा और अशिक्षा हो जाएगी, मतलब निरक्षर। ठीक है, मतलब निरक्षरता, मतलब देश में अच्छा शिक्षा का स्कोर ना हो, मतलब देश में ज्यादा लोग उससे शिक्षित ना हो, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। उसके बाद रूढ़िवादिता है, फिर उसके बाद उग्रवाद है, मतलब देश में वैमनस्य से फैलाना, अशांति फैलाना, आतंकवादी गतिविधियों में क्या संलिप्त रहना, ये सब आती है। फिर सामाजिक असंतुलन, समाज में देश के बारे में अच्छी सूचना रखना, समाज का नजरिया गलत होना, ये सब क्या होता है, राष्ट्र एकीकरण में आने वाली बाधा होती है। ठीक है, तो अब हम इसको फिर इरेज करेंगे और फिर अगले टॉपिक को हम लेते हैं कि अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण में एनसीसी कैडेट या युवा का क्या योगदान होता है। ठीक है, एनसीसी कैडेट या युवा का क्या योगदान होता है। राष्ट्रीय, यहां पे हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, एनसीसी कैडेट का योगदान, ठीक है, मतलब प्रश्न ये पूछेगा कि राष्ट्रीय एकीकरण में एनसीसी कैडेट का क्या योगदान होता है। ठीक है, या राष्ट्रीय एकीकरण में देश के युवा का क्या योगदान होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे अच्छे तरीके से। पहला, धार्मिक सामंजस्य बनाने में, धार्मिक सामंजस्य बनाकर, मतलब जो एनसीसी कैडेट होते हैं देश में जो धार्मिक असंतुलन होता है उसको मतलब अच्छे तरीके से पुष्ट करते हैं, समाज में जाकर के ये बताते हैं कि नहीं हमें धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा, आपदा में प्रशासन की मदद करके, क्या करके, मदद करके। उदाहरण के तौर पे कोरोना, मतलब आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में कोरोना आया था 30 जनवरी 2020 में, जब ये कोरोना का उद्भव हुआ था हमारे देश में, उस समय से लेकर के और 2022 के मतलब अभी भी कुछ न कुछ आंशिक इसके केस आते नजर आ रहे हैं। तो उस समय से लेकर आज तक मतलब हमारे देश में विपदा मतलब अपना कहर मचाती रही, लेकिन अब इसका क्या है, कहर कम हो गया। तो उस समय आपदा में ये प्रशासन की क्या करेंगे, मदद। आपदा हो चाहे किसी भी प्रकार के हो। ठीक है, आपदा 2 प्रकार की होती है, कृत्रिम आपदा और प्राकृतिक आपदा। तो ये कौन सी आपदा थी, ये तो हमको देख ले सकते थे, कृत्रिम आपदा थी, क्योंकि इसको मानव ने फैलाया था। ठीक है, जो जिसको मानव फैलाता है उसको कृत्रिम आपदा, जिसको प्रकृति फैलाती है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो ये जो आपदा में प्रशासन की मदद करे, जैसे कोरोना में एनसीसी कैडेट जो एक्स कैडेट थे, चाहे जो वर्तमान में कैडेट, सबकी क्या लगती थी, ड्यूटी वगैरह सब लगती थी, बैंक वगैरह जो भी है संस्थान है वहां पे लगती थी। ठीक है, तो आपदा में प्रशासन की मदद करके। तीसरा, वृक्षारोपण करके प्राकृतिक वस्तु का संरक्षण करके,
संरक्षण करके, ठीक है, वृक्षारोपण करके और प्राकृतिक वस्तु का संरक्षण, संरक्षण मतलब क्या, उसका बचाव करके, ठीक है। अब आते हैं हम चौथा पे। चौथा हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, गरीब दलित लोगों का सहयोग करके, लोगों का सहयोग करके, ठीक है। उसके बाद शासन के नीतियों का जनता में विस्तार करके, क्या करके, जनता में विस्तार करके। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि शासन के जो नीति है, मतलब जो सरकार नीतियां चला रहे हैं, चाहे जो नियम चला रहे हैं, उस नियम को क्या करना, जनता या समाज में जाकर के रैली के माध्यम से उन पे जागरूकता फैलाना, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो इसमें एनसीसी कैडेट का मुख्य रूप से रोल रहा। हम ये नहीं कि केवल एनसीसी कैडेट, हमारे देश के जितने भी युवा हैं उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस स्तंभ को अच्छे तरीके से खड़े कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तो शासन की नीतियों का जनता में विस्तार करके, ठीक है, विस्तार करके। उसके बाद छठवां का आ जाएगा आपका अपने मूल कर्तव्यों का पालन करके, अपने मूल कर्तव्यों का पालन करके, ठीक है, अपने मूल कर्तव्यों का क्या करके, पालन करके। शिक्षा ग्रहण के दौरान समाज सेवा करके, क्या करके, समाज सेवा करके, ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाकर, क्या करके, आवाज उठाकर, ठीक है। मतलब एनसीसी कैडेट क्या करेंगे कि अगर कहीं भी किसी भी संस्थान में अगर भ्रष्टाचार होता है, अगर आप वहां पर उपस्थित है, तो आपको मतलब खुल के उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से हमारे देश का हर तबके के लोग उससे प्रभावित होते हैं। और आपको ये करना चाहिए कि आप उस भ्रष्टाचार का खुल करके विरोध करिए और समाज में उसको लाने का प्रयास करिए। ये होता है एक एक्स कैडेट, अगर आप एनसीसी से मान लीजिए कि सेवा मुक्त हो जाते हैं, तो आपको समाज में रहने का यही लाभ होता है कि आप जहां रहे वहां मतलब कुछ अलग दिखे, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद एक अलग टॉपिक ले लीजिए फिर इसमें कि खेलों में भाग लेकर के, क्या करके, खेलों में भाग लेकर के, ठीक है, भाग लेकर के, ठीक है। मतलब इतने 9 टॉपिक है। आप एग्जाम में इतना पूछा, आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप उसमें से अगर 8 भी लिखते हैं तो 10 में तो 8 तो मिलेगा ही, ठीक है। इतना मेरा चैलेंज है, क्योंकि हमने अच्छे से एनसीसी को पढ़ा है, हमने एग्जाम को दिया तो हमको पता है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से लिख लेंगे तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। और देखिए ये होता है कि आप अगर अपनी भाषा में लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश। आप किताबी भाषा मत लिखिए, अपनी भाषा को लिखिए, तो उसे इसको लगता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ा है, उसको समझ के अपने से लिखा है, ठीक है। तो हम इसको इरेज करेंगे। इतना हो गया और फिर हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा ना चाहते हुए भी लंबी हो जा रही है, उसके लिए मुझे बहुत खेद व्यक्त है। और दिक्कत ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको इतना अच्छे से पढ़ाए ना कि कैडेट समझ जाए कि हाँ हमको क्या पढ़े हैं और हम क्या पढ़े थे, उसको क्या लिखना है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है नागरिक। क्या है, नागरिक। मतलब नागरिक, ये नागरिक शब्द क्या है, ये नागरिक शब्द क्या है। तो नागरिक शब्द का अर्थ होता है कि आप किसी देश या राष्ट्र में मतलब क्या निवास कर रहे हो, आप वहां के एक अस्थायी नागरिक हैं, ठीक है। तो नागरिक क्या कहलाता है, इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे तरीके से जान लें। वह व्यक्ति जो अपने देश के प्रति प्रेम व संवैधानिक नियमों का उपभोग किया हो या उपभोग करता हो, वह
नागरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए कि वह व्यक्ति, नागरिक क्या होता है? वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम और जो देश में नियम कानून चलाए जा रहे हैं उसका अच्छी तरीके से पालन करता हो, उसका उपभोग करता हो, और जो देश में योजनाएं चल रही है उससे मतलब भली भांति उससे क्या लाभान्वित हो रहा है, मतलब उसको लाभ मिल रहा है, वो योजनाएं उसको मिल रही है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? नागरिक। क्या कहलाता है? नागरिक। ठीक है, मतलब क्या उसको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया कि वह व्यक्ति जो अपने देश के प्रति प्रेम व संवैधानिक नियमों का उपभोग करता हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको चालू करेंगे अगला कि नागरिक की परिभाषा होगी। अब नागरिक मतलब इसमें आएगा कि नागरिकता थोड़ा सा हम देख लेंगे, नागरिकता ग्रहण कैसे करते हैं। क्वेश्चन आता है पेपर में कि नागरिकता ग्रहण कैसे करेंगे आप, तो इसका है तय। नागरिकता ग्रहण करने के मुख्य निम्न उदाहरण है। जैसे आप नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकते? अगर आपका उस राष्ट्र में जन्म हुआ हो या आपके माता पिता उस राष्ट्र में पहले से रह रहे हैं, या आप उस राष्ट्र में 5 वर्ष से अस्थायी रूप से निवास कर रहे हो, मतलब कि आप 5 वर्ष से वहां पे आपको मतलब ये जिस तरह से टीओडी चल रहा है ना कि मैं आपको 4 साल रखा जाएगा, उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसको देखते हुए आपको क्या किया जाएगा, आगे मतलब परमानेंट कर दिया जाए। तो सेम उसी प्रकार से आपको 5 साल से उस देश में निवासित किया गया है, अगर आप वहां पे 5 साल तक अच्छे से रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आगे आपको उस देश की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कैसे? आवेदन के थ्रू दीजिए, आप आवेदन करेंगे, ठीक, उसके बाद आपको तब मिलेगी। और एक होता है आप्रवास के दौरान। आप्रवास का मतलब कि जब हमारे देश में 1947 में 14 अगस्त 1947 को हमारे देश में बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और भारत का, तो उस समय अगर आप 1947 के बाद यहाँ पे आ गए हैं तो आप भी क्या हो गए? यहाँ इस देश के मूल नागरिक हो गए। ठीक है, तो प्रश्न एनसीसी में ऐसा पूछता है कि भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, या आप नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैं इस दोनों क्वेश्चन को लिखूंगा कि आप भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे या आप नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होता है। तो पहला हम लिख लेते हैं इसमें जन्म से। कैसे? जन्म से। आप समझ गए कि जन्म से कैसे होता है? आपको वहां पर जन्म होना चाहिए, आपके माता पिता वहां पर अस्थायी रूप से पहले से रह रहे हो। ठीक है, उसके बाद वंश से, मतलब आपकी जो पीढ़ी है पहले से भारत में रही हो और आपको वहां पे जन्म भी होना चाहिए। ठीक है, वंश से। तीसरा आवेदन से। कैसे? आवेदन से। ठीक है, मतलब आप आवेदन करेंगे, उसके बाद कि हम यहाँ पे 5 साल अस्थायी रूप से रहे हैं, आप हमको यहाँ पे क्या करिए, हमको नागरिकता प्रदान करिए। ठीक है, उसके बाद चौथा अप्रवास। अप्रवास से मतलब आप कहीं दूसरे जगह से, आप जैसे 1947 के बाद अगर आप भारत में 1947 कब? 14 अगस्त को 14 अगस्त 1947 को आप बंटवारा के बाद अगर भारत में आ गए हैं तो आप यहाँ के मूल नागरिक हैं। ठीक है, तो इस तरह से नागरिकता मतलब क्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या की जाती है? नागरिकता प्राप्त की जाती है। आपका वहां पर जन्म होना चाहिए, आपके माता पिता वहां पर रहने चाहिए, आपके उसके बाद आपकी जो पीढ़ी पहले से वहां पे मतलब निवास कर रही हो, या आप अगर वहां पे इस देश के नहीं है, अगर आप किसी दूसरे देश से आ रहे हैं तो आपको पहले 5 साल तक अस्थायी रूप से रखा जाएगा। उसके बाद से आपका क्या जाएगा, फीडबैक देखा जाएगा, आप अच्छे से रहे हैं, उसके बाद आपको आवेदन के थ्रू आपको उस देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं ये चाहता हूं कि लिखित भाषा नहीं, आप मतलब मेंटली समझिए, क्योंकि जो दिल पे चोट लगती है ना वो बहुत दिनों तक याद रहती है। ऐसे तो सिरफिरे आशिक तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन दिल से प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इरेज करेंगे, फिर अपना अलग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नागरिक अधिकार क्या होता है, एक नागरिक को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। मतलब आज की जो क्लासेस होगी इसमें आपको 10 से 12 नंबर तो आपका फिक्स हो गए। ठीक है, इससे जरूर फंसेंगे, मुझे एकदम पूर्णतः चैलेंज आपको दे रहा हूं, इससे जरूर फंसेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, परीक्षा में चैलेंज, इससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो हमारा है कि नागरिक के मूल अधिकार
कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरह से क्या करता है, पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकों के मूल अधिकार कौन कौन से हैं, या भारतीय नागरिकों के अधिकार क्या है उनका नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे कि मूल अधिकार कितने होते हैं। पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए नागरिकों के मूल अधिकार निम्न है। आप क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखेंगे, नागरिकों के मूल अधिकार निम्न है। क्या है, निम्न है भैया। तो निम्न का मतलब क्या होता है, निम्न का मतलब है कि नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ से अब उत्तर लिखे हैं, अब यहाँ से लिखे कि निम्न है। तो क्या है, पहला ये आप एक जानकारी लीजिए कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, कितने हैं, 6 हैं। तो अब हम उनका नाम लिखेंगे। पहला है समानता का अधिकार है। क्या है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद पांचवा आपका क्या आ जाएगा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। किस चीज का, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। छठवा क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इस तरह होता है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार हैं जो कि संविधान द्वारा प्राप्त किए गए, मतलब संविधान द्वारा इनको प्रदान किए गए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार क्या है, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संस्कृति, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, यहाँ पे आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, थोड़ा सा मेरी लिखनी थोड़ा मतलब भ्रष्ट नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मतलब असहज है, तो आप लिखनी पे नहीं जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा तेज आवाज़ में बोलता हूँ कि जिससे कि कैडेट को समझ में आ जाए कि हमको क्या लिखना है। ठीक है, तो अगर आप हमारी लेखनी से नहीं समझ रहे हैं तो हमारी भाषा से समझ लें, हमारी बोली से। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से आज का यह क्लासेस मतलब खत्म हुआ, और इतना मैंने आपको टॉपिक दिया, मुख्य रूप से 6 या 7 मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और इसमें कहीं भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और इस क्लासेस से संबंधी आपकी राय क्या है आप ये भी अपने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं उसको रीड करूंगा और उस पर अपना विचार विमर्श करके उसका जो सरल उपाय होगा मैं करूंगा, और आप अनुरोध मुझसे जुड़ करके पढ़ते रहिए, और आप आने वाली अग्रिम परीक्षा में अच्छे ग्रेड से उत्तीर्ण होइए। मेरी शुभकामना आपके प्रति है, आप अच्छे से जुड़ के तैयारी करिए। मैं आपको पूर्णतः अच्छे तरीके से तैयारी कराऊंगा, और साथ ही साथ ये है कि आप ठेठ बोली में सीखिए। आप किसी भी भाषा में, चाहे भोजपुरी है हिंदी है, इन दोनों भाषाओं में हम अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे, और मुझे आशा है आपको ये मेरी क्लासेस पसंद आई होगी। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।